नमस्कार। आज हम जरा भारत की अर्थव्यवस्था पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। क्या आपको अंदाजा है कि कभी भारत दुनिया की जीडीपी में मतलब लगभग चौथाई हिस्सा रखता था हाँ, बिल्कुल। लगभग 24% के आसपास। और आज? आज ये करीब 4.1 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम इस पूरे सफर को समझने की कोशिश करेंगे। वो सोने की चिड़िया वाला दौर, फिर अंग्रेजी राज, 1991 के वो बड़े बदलाव और आज क्या स्थिति है। हाँ, मतलब ये जानने की कोशिश कि ये इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था चलती कैसे है, इसकी असली ताकत क्या है और आगे क्या। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। हमें ये समझना होगा कि ये बदलाव क्यों हुए, क्यों मायने रखते हैं। जैसे भारत की जो बड़ी युवा आबादी है, या ये डिजिटल क्रांति जो हम देख रहे हैं, और सरकारी नीतियां, ये सब मिलकर कैसे इस पूरी तस्वीर को बना रही हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। जरूर। तो इतिहास से ही शुरू करते हैं ना। है ना। अर्थव्यवस्था में हमारी हिस्सेदारी इतनी कम कैसे हो गई? देखिए, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के जो अपने उद्योग धंधे थे, उनको एक तरह से व्यवस्थित तरीके से कमजोर किया गया, जिसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। अच्छा। मतलब जानबूझकर हाँ हाँ, बिल्कुल। यहाँ के संसाधन ब्रिटेन भेजे गए, और नतीजा ये हुआ कि ग्लोबल जीडीपी में भारत का हिस्सा गिरकर 4% से भी नीचे चला गया। ओ। फिर आज़ादी मिली, हमने मिला जुला रास्ता अपनाया, पंचवर्षीय योजनाएं बनी, लेकिन सरकारी नियंत्रण बहुत ज्यादा था। वो लाइसेंस राज वाला दौर। हाँ, सुना है। हर चीज के लिए लाइसेंस। हाँ, बिल्कुल। हर काम के लिए लाइसेंस, मंजूरी। इससे क्या हुआ कि विकास की रफ्तार धीमी रही। कुछ जानकार तो मजाक में उसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी कहते थे। अच्छा। और फिर आया 1991, उसने सब बदल दिया। हाँ, काफी हद तक। 1991 की जो आर्थिक सुधार थे, उन्होंने लाइसेंस राज को खत्म किया, बाजार खोले, विदेशी निवेश मतलब एफडीआई उसको बढ़ावा दिया। और एक दिलचस्प बात जो स्रोत बताते हैं वो ये कि शायद सुधारों का सबसे अप्रत्याशित नतीजा आईटी सेक्टर का इतनी तेजी से उभरना था। हाँ, ये प्लान्ड नहीं था। उतना नहीं, मतलब वो उस वक्त की प्लानिंग का मुख्य फोकस नहीं था शायद, लेकिन इसने सेवा क्षेत्र को जबरदस्त उछाल दिया। तो आज अर्थव्यवस्था की शक्ल कैसी है? आपने सेवा क्षेत्र का जिक्र किया। हाँ, आज मोटे तौर पर 3 हिस्से हैं। एक तो कृषि, जीडीपी का करीब 18%, लेकिन देश के लगभग 43% लोगों को रोजगार यहीं से मिलता है। ये एक बड़ा मतलब विरोधाभास है। 18% जीडीपी, 43% लोग। हाँ, फिर है उद्योग, जिसका हिस्सा करीब 28% है, और सबसे बड़ा है सेवा क्षेत्र, सर्विसेज, लगभग 54% हिस्सेदारी। और यही आज विकास का मुख्य इंजन बना हुआ है। भारत आज आईटी सेवाओं का एक ग्लोबल हब है। अच्छा, और अर्थव्यवस्था की सेहत बताने वाले मुख्य आंकड़े क्या कहते हैं? ग्रोथ रेट, विदेशी मुद्रा भंडार। देखिए, विकास दर हाल के वर्षों में करीब 6.5 से 7% के आसपास रही है, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। ये तो बढ़िया है। हाँ, और विदेशी मुद्रा भंडार वो भी 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। इसका मतलब है कि बाहरी आर्थिक झटकों को झेलने की हमारी क्षमता बड़ी है। ठीक है। लेकिन एक चिंता की बात भी है, बेरोजगारी दर वो 7-8% के आसपास बनी हुई है। ये चिंताजनक है। अच्छा, तो इस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए भारत के पास क्या ट्रम्प कार्ड हैं? स्रोतों में वो डेमोग्राफिक डिविडेंड का जिक्र बार बार आता है। क्या मतलब है इसका? इसका सीधा सा मतलब है कि भारत की आबादी बहुत युवा है। 65% से ज्यादा लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। 65%? हाँ, यानी काम करने वाली उम्र के लोगों की एक विशाल फौज, जो अगर सही दिशा में लगें, सही स्किल्स मिलें, तो अर्थव्यवस्था को जबरदस्त रफ्तार दे सकती है। और इस युवा आबादी को वो डिजिटल क्रांति का भी साथ मिल रहा है ना? बिल्कुल। देखिए ना, यूपीआई ने पेमेंट का तरीका ही बदल दिया। हाँ, वो तो है। आधार ने पहचान दी। आज 700 मिलियन से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। 700 मिलियन? जी। इसके साथ ही सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च कर रही है। सड़कें, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, और स्टार्टअप्स की दुनिया में भी धूम है। स्रोत बताते हैं कि 2024 तक 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बन चुके थे। यूनिकॉर्न मतलब वो $1 अरब वाली कंपनियां? हाँ, वही। तो ये सब मिलकर एक माहौल बना रहे हैं। ये तो हुई अच्छी बातें, मतलब पॉजिटिव साइड। लेकिन चुनौतियां वो भी तो कम नहीं होंगी। बेरोजगारी का जिक्र तो आपने किया।
हाँ, बेरोजगारी तो है ही, खासकर युवाओं में ये एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा आय की असमानता, इनइक्वालिटी, वो बहुत ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऊपर के 10% लोगों के पास देश की 70% से ज्यादा दौलत है। 70%? सिर्फ 10% लोगों के पास? हाँ, ये एक बहुत बड़ा गैप है। फिर कृषि क्षेत्र में भी संकट बना हुआ है, किसानों की आय, कर्ज की समस्याएं, और ये मत भूलिए कि देश के करीब 80% कामगार असंगठित क्षेत्र में हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में? अच्छा, मतलब ना नौकरी की सुरक्षा, ना सोशल सिक्योरिटी। बिल्कुल, वहाँ सामाजिक सुरक्षा बहुत सीमित है। और एक और बात, पढ़ाई और बाजार की जरूरत के मुताबिक जो स्किल्स चाहिए, उनमें अभी भी एक गैप है। स्किल गैप। हाँ, तो इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार की जो पहलें हैं, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये कितनी कारगर हो रही हैं? देखिए, इन पहलों का मकसद तो यही है कि इन चुनौतियों का सामना किया जाए और जो अवसर है उनका लाभ उठाया जाए। जैसे मेक इन इंडिया से देश में ही सामान बनाने पर जोर है, डिजिटल इंडिया से डिजिटल सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश है, और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है कि जरूरी चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो। और भविष्य का लक्ष्य क्या है? वो 10 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला? 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना, इसमें पर्यावरण का ध्यान रखते हुए विकास करना, मतलब ग्रीन इकोनॉमी, जैसे सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इनको बढ़ावा देना, और दुनिया की जो सप्लाई चेन है उसमें भारत की भूमिका को और बढ़ाना, ये सब शामिल है। तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर काफी मिली-जुली सी है। एक तरफ जबरदस्त क्षमता दिखती है, पोटेंशियल दिखता है, हाँ, और दूसरी तरफ उतनी ही गहरी चुनौतियां भी हैं। बिल्कुल सही कहा। भारत की अर्थव्यवस्था मतलब संभावनाओं और विरोधाभासों से भरी हुई है। ये युवा आबादी, ये डिजिटल ताकत, ये इसे आगे धकेल सकती हैं। लेकिन बेरोजगारी, असमानता, कृषि संकट जैसी जो गहरी संरचनात्मक समस्याएं हैं, उनसे निपटना ही असली परीक्षा होगी। विकास की कहानी रोमांचक तो है, पर ये सबके लिए हो, मतलब समावेशी हो और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो यहीं हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं कि भारत अपनी इस विशाल युवा आबादी की ऊर्जा का, उसकी क्षमता का सही इस्तेमाल कैसे करे ताकि विकास का फायदा हर किसी तक पहुंचे और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर विचार करने के लिए बहुत कुछ है।